नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। बताते चले कि आज वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी गीता ज्ञान संस्थान और महाभारत के अभिमन्यु केंद्र का भी भ्रमण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जिसमें कि आपको बताते चले कि ज्योतिषर में गीता उपदेश स्थली का भी अवलोकन उनकी ओर से किया जाएगा। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गीता ज्ञान संस्थान और महाभारत के अभिमन्यु केंद्र का भ्रमण उनकी ओर से किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि सुबह 11 बजे वह ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर हैं और हरियाणा में कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर क्षेत्र है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। अब से कुछ देर में कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, उस महोत्सव में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे, उसका अवलोकन वहां पर करेंगे। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से इस समय सनातन धर्म को लेकर बातें यहाँ पर चलती है, जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार यहाँ पर करना है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फायरब्रांड नेता के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। जिस तरीके से वो उत्तराखंड में डेमोग्राफी जो लगातार बदल रही थी, उसको रोकने में यहाँ पर कारगर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि उनका दौरा महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा जा सकता है। अब से कुछ देर में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में वहां पर सम्मिलित होंगे और उसमें जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करते हुए वहां पर नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं राज्यों के, उसको और बढ़ाने वाले यहाँ पर साबित हो सकते हैं। और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर है। और ये कहा जा सकता है कि आज का जो दौरा हरियाणा का है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, ये दोनों राज्यों के संबंधों के आधार पर उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां यूक्रॉस्ट के द्वारा विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि डॉक्टर सिंह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल सहित पर्वतीय राज्य आपदा की दृष्टि से अत्यंत ही संवेदनशील है, इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि राज्य में नए रडार और वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, जिसके साथ आपको बता दें कि नाउ कोस्ट सिस्टम के माध्यम से हर 3 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी उनकी ओर से दी गई, जहां से पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद देते हुए बताया कि जल्द ही पंतनगर, हरिद्वार और ओली में नए रडार स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान की क्षमता और भी बढ़ेगी। सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत अधिक व्यस्तता थी उनके कार्यक्रमों की, उसके बावजूद यहां आए और 3 स्थानों पर उन्होंने डॉप्लर रडार हमारे यहां लगाने की घोषणा करी है, पंतनगर में, हरिद्वार में और औली में। और ये 28 नवंबर का जो दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन विश्व आपदा सम्मेलन हो रहा है। डिजास्टर के क्षेत्र में 50 से भी अधिक देशों के लोग यहाँ आए हैं और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए, आगे इस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा तत्व निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। और आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान सफलता का भी जो है, आज ये तीसरा वर्ष है, मतलब तीसरा वर्ष हो गया।
आज ही का दिन है जहां हमारे 41 श्रमिक भाई अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय के आयोजक प्रोफेसर घनशाला और सारे का सारा प्रशासन ये वर्ल्ड समिट ऑन डिज़ास्टर इसके आयोजन के लिए एक ऐसे समय में जब उत्तराखंड की सिल्वर जुबली भी है, जब हमारे टर्नर रेस्क्यू के 2 वर्ष भी मुकम्मल हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की गोष्ठी के लिए उत्तराखंड से बेहतर और कोई वेन्यू हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की आपदाएं गत 2-4 वर्षों से यहाँ पर गुजरी हैं, हमारा विशेष केंद्र बिंदु सारे शोध का डिज़ास्टर को लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अभी जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसको लेकर के पंजाब का जो सरहदी इलाका है दरियाए रावी के साथ उसके साथ। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्मेलन में 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाओं को लेकर लोगों की आम धारणा पर महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर अन्य राज्यों के लोग यह पूछते हैं कि जिस क्षेत्र में आपदा आई क्या वहां भारी निर्माण कार्य हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिल्ली जाने पर या फोन के माध्यम से भी उनसे कई लोगों ने यही सवाल किया, जबकि वास्तविकता इससे बेहद ही अलग हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां कोई भी निर्माण कार्य या फिर ढांचा मौजूद नहीं था। मैंने दिल्ली एक स्थान के लिए केवल दिल्ली नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली गया तो मुझे कुछ लोग मिले, लेकिन अन्य जगह से भी लोगों के मुझे फ़ोन आते थे कि क्या ज़्यादा निर्माण कार्य तो नहीं हुए हैं वहाँ पर, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बादल फटे हैं, वहाँ भूस्खलन आया है, नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें शोध की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं है फिर भी वहाँ पर आपदा आई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पुरोला से है, जहां विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्रीय विकास और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा पहले की गई कई घोषणाएं अब धरातल पर उतर चुकी हैं और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी हो चुका है और कुछ योजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिन कार्यों की गति धीमी है उन्हें तेज करने के लिए विधायक ने विशेष आग्रह किया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी प्रदान किया। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की स्थिति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जहां आयुष्मान योजना लागू है और वहीं मरीजों को राहत भी मिल रही है, लेकिन देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों के जिन अस्पतालों में यह योजना लागू नहीं है वहां इलाज के लिए लोगों को भारी आर्थिक भार भी उठाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसी संबंध में मिला था कि क्षेत्र में क्योंकि 1-1.5 महीने से कंटिन्यू पब्लिक के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो उन्होंने कई सारी घोषणा कर रखी थी और उन घोषणाओं में से कुछ के जो हमने लोकार्पण करवाने, कुछ के हो भी गए। अभी कुछ पे जो है कार्य गतिमान है, उन पे जो है गति देने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया, तो उन्होंने विशेष करके पॉजिटिवली उसको जो है जो कार्य है उनको गति देने की बात कही है। और साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुरुस्त क्षेत्र के लोग हैं, तो कई लोग बीमार हैं विभिन्न बाहरी प्रदेशों में, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके एक व्यक्ति है जिसकी आपको जो है किडनी ट्रांसप्लांट का जो है केस चल रहा था। ऐसे लोग कई सारे थे, आपके देहरादून में भी हैं कई बीमार लोग हैं कि जैसे लोग कई जगह जो आयुष्मान जो कार्ड है भी आज जो लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ, आयुष्मान कार्ड की वजह से लोगों की जो इलाज हो रही है। लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पे आयुष्मान एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से विवेकाधीन कोष से जो है पैसे उनके लिए जो हम रिलीज करवाए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय रक्षक एवं विकास दल यानी कि पीआरडी के स्वयंसेवकों के लिए भर्ती भत्ते में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण वृद्धि की है। आपको बता दें कि अब हर 2 वर्षों में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को 1500 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है और इसके साथ ही सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तय किए गए हैं। जहां आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार लगातार पीआरडी के स्वयंसेवकों के हित में कार्य कर रही है और यह वृद्धि उनके समर्पण और सेवा का सम्मान है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 4 धाम यात्रा सहित विभिन्न अवसरों पर पीआरडी के स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिनके मद्देनजर उन्होंने हाल ही में वर्दी भत्ता बढ़ाने का निर्देश भी दिया था। अब खबर विकासनगर से है, जहां उम्मीदपुर गांव में तेज रफ्तार वाहनों से बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला पंचायत लंबे समय से प्रयासरत थी और इसी क्रम में अब एसएसपी के देहरादून के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जहां आपको बता दें कि एसएचओ बसंत विहार अशोक राठौर ने टीम के साथ गाँव की उस सड़क और जिले काली पुलिया का कहा जाता है जहाँ पर बैरिकेडिंग लगवाई गई है, तो वहीं आपको बता दें कि ताकि वाहनों की रफ्तार नियंत्रित की जा सके। बैरिकेडिंग के दौरान जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरुंग भी मौजूद रही, जहां आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरुंग ने गांव वासियों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और पुलिस का भी सहयोग दें। देखिए, जब से मैं आया इधर तब से मुझे बहुत सारे शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे लोग, एक तो रोड कंजेस्टेड है और एकदम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो कई बार लापरवाही से या ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली 2 ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसमें 2 बच्चों की कैजुअलिटी भी हुई। तो हमें लगा जन भावनाओं को देखते हुए और कि आगे ऐसी कोई क्षति ना हो, तो हमने एफर्ट्स करके हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनके आदेश से हमने आज यहाँ बैरिकेडिंग्स लगाई हैं और ये एक अच्छा प्रयास है इस क्षेत्र के लिए कि इन बैरिकेडिंग्स की वजह से जो वाहन लापरवाही पूर्वक चलते हैं या फिर स्पीड अप चलते हैं तो उनको थोड़ी सी उनके प्रति थोड़ा लगाम लगेगी और आई होप कि आगे कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो मैं यही चाहूंगा और मेरी यहाँ की जनता से भी यही अपील है कि ये रोड कंजेस्टेड है, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो गाड़ी को लापरवाही पूर्वक ना चलाते हुए स्लो रखें और सावधानी पूर्वक चलें, सेफ चलें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जानलेवा चाइनीज मांझों में होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को भूपतवाला निवासी करण शर्मा सप्तऋषि फ्लाईओवर से बाइक से लौटते समय अचानक से मांझे की चपेट में आ गया, जहां आपको बता दें कि धारदार धागे ने उनके गले को काट दिया और जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं राहगीरों ने तुरंत ही उन्हें प्रेम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके हालात गंभीर बने हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चाइनीज मांझों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और विशेष अभियान चलाने के भी आदेश दिए। के बैनर तले हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें पूर्व पार्षद प्रीत कमल सारस्वत जी, हमारे युवराज बिज जी, हमारे बहुत ही समाज सेवी युवा साथी डॉक्टर स्मित एरन जी, अन्नी अग्रवाल जी, हमारे सचिव सोनू चौधरी जी, हम सभी ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट महोदया को जानलेवा चाइनीज मांझे की रोकथाम को एक पत्र सौंपा है और जिसकी कॉपी हमने प्रेषित हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी मेल के माध्यम से की है, हरिद्वार जिलाधिकारी को भी की है और मुख्य सचिव को भी की है। हमारी मांग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यही है, ये जानलेवा चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसके प्रोडक्शन पे रोक लगाई जाए, इसकी सप्लाई को बैन किया जाए, कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से हमारे बॉर्डरों से हरिद्वार जिले की सीमा में घुसता है। उसके बाद इसकी वजह से राहगीर चोटिल होता है, इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को नुकसान होता है और एक आम हवा में उड़ता हुआ, खुली हवा में सांस लेता हुआ परिंदा चोटिल होता है, वन्य जीवों पे अत्याचार होता है जिनके ऊपर कोई मरहम पट्टी लगाने वाला नहीं होता। तो ऐसे जानलेवा चाइनीज मांझा जिसकी बिक्री प्रतिबंधित है, ये दुर्भाग्यवश कैसे बिक रहा है और इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगाते हुए जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोगों की हत्या के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों पे हत्या के प्रयास का मुकदमा, साथ ही भारी जुर्माने की राशि के साथ साथ इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके प्रोडक्शन केंद्रों को सील कर देना चाहिए। तो पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, जो ये चाइनीज मांझा जैसा जो चीज़ है जिसकी वजह से कि काफ़ी हादसे
और स्पेशली टू व्हीलर्स आदि पर जो लोग सवार करते हैं, उस पर हादसे की जो घटनाएँ होती हैं, उसको लेकर सभी एसडीएम्स को और पुलिस में सीओज़ को डायरेक्शन दिए गए थे। लगातार इस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कल हरिद्वार और रुड़की में, भगवानपुर में सभी जगह ऐसे हमने कुछ स्टोर्स आइडेंटिफ़ाई किए जहाँ पर इसकी बिक्री भी हो रही थी। उन पर हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सामान था उसको जब्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापार मंडलों से भी हम लोग के जो एसडीएम से वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी सामान ना बेचे, जिससे कि किसी की दुर्घटना हो या किसी की जान-माल को हानि हो। और सभी से अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल ना करें, और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी बेचता हुआ पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मासूमनाथ टीसी ने शादी बारात और अन्य समारोह में रात के 10 बजे के बाद किसी भी हालात में डीजे यानी कि संगीत बजाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने शहर के बैंकेट हॉल और उसके साथ साथ आपको बता दें कि डीजे के स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों के बारे में जानकारी दी गई, जहां पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि एसएसपी के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। 12 समारोह में पहियों वाले बड़े लाइटनिंग झालर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले झालर ही अनुमति जो है उनकी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि बारात घर वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक की रहेगी। तो वहीं बता दें कि ताकि यातायात प्रभावित ना हो, तो इस तरीके के जो प्रतिबंधित और साथ ही साथ जो आपको बता दें कि नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई। और पूरे जनपद में, विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफ़ी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंकेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ मीटिंग की गई है। उसमें कुछ मानक तय किए गए हैं और उनको उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसमें इन सभी को हिदायत दी गई है कि रात को 10 बजे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में डीजे नहीं बजाने दिए जाएंगे। रोड पे जो बारातें चलेंगी वो डिसिप्लिन के साथ चलेंगी। उससे जो लोकल आने जाने वाले लोगों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, यातायात बाधित ना हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। सड़क में जो वाहन के साथ डीजे चलते हैं वो नहीं चलेंगे और जो झालर तारों के साथ, जनरेटर सेट के साथ चलते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे जिसके कारण से सड़क में जाम हो और आम आदमी को असुविधा हो। कि वो अपना पूरा बैंकेट हॉल सीसीटीवी कवरेज में रखें। जितने भी कर्मचारी उनके यहाँ हैं उन सभी का सत्यापन कराएंगे और पार्किंग की पूरी सुविधा उनके बैंकेट हॉल के साथ रहेगी। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रग माफियों की उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं, जहां छापेमारी में कुल 6288 नशीले कैप्सूल जब्त किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें ट्रोमाडोल युक्त दवाएं भी शामिल थी, जहां मौके पर अरुण कंडवाल के नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि इन कैप्सूलों की अवैध सप्लाई में संलिप्त था। तो वहीं बता दें कि मामले में मेडिकल स्टोर के संचालक डॉक्टर सूरज की तलाश भी निरंतर जारी है। जहां आपको बता दें कि आरोपी अरुण कंडवाल के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां अधिकारियों ने बताया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई को रोकना और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग जो इंजेक्शन और नशे की गोलियाँ बेच रहे हैं, तो इस पर पुलिस और ड्रग्स विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 6200 के लगभग जो नशीली गोलियाँ होती हैं वैसे वो अन्य उसमें काम आती हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो है लड़के उसका यूज नशे के लिए कर रहे थे, ऐसी सूचना थी। तो इस पर एक व्यक्ति जो अरुण कंडवाल है उनको 200 से अधिक गोलियों के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है और वो उसी दुकान पर ले ही रहा था, मतलब उसने ले ली थी तब तक। कोई डॉक्टर सूरज हैं और उनका जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से लगभग 6000 गोलियाँ उनके यहाँ से बरामद हुई हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो है एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं
अब खबर देहरादून से है, जहां आबकारी विभाग की बैठक में आयुक्त अनुराधा पाल और सभी जिले के डीईओ और अधिकारियों को मासिक अधिभार का समय पर जमा करने और ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। बता दें कि बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस भी इंस्पेक्टर के क्षेत्र में ओवर रेटिंग की शिकायत सामने आएगी उसे सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा में जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उन्हें भी शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। जहां आपको बता दें कि आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी दी है कि ओवर रेटिंग मामलों में काफी हद तक कमी आई है। पिछले वेडनेसडे को हम लोगों ने जो सभी डीओस के साथ मीटिंग ली थी उसके दो क्लियर कट एजेंडा थे। फर्स्ट एजेंडा हमारा था जितना भी हमारा राजस्व जो अधिभार है, जो मंथली अधिभार हमारा आता है, वो उसमें कोई कोताही नहीं बरते, वो टाइम टू टाइम जमा हो जाए। और दूसरा मुख्य एजेंडा था उसका ओवर रेटिंग को लेकर। अभी ओवर रेटिंग जिस भी व्यक्ति के जिस भी इंस्पेक्टर के सर्किल में आएगी उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने के लिए बात की गई थी। और हमने ये पूरा ब्यौरा जो हमारी ऑनलाइन शिकायतें आती उनका भी विवरण निकाला था, सीएम हेल्पलाइन पर जितनी शिकायतें आती उनका भी विवरण निकाला था। और जिस किसी इंस्पेक्टर ने वो समाधान नहीं किया या कोई एक्शन उस पर नहीं लिया था तो उसको पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को हमने लायबल ठहराते हुए शोकॉज भी नोटिस जारी किया था। तो अभी हालांकि काफ़ी हद तक इस पर रोकथाम लगी है, लेकिन कई इक्का दुक्का प्रकरण आते हैं तो हमें आगे उनको देखेंगे कि किसके एरिया में है और उसको हम लोग उसकी जिम्मेदारी फिक्स करते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे। और तीसरा हमारा मेन मुद्दा है अवैध शराब को लेकर, जो हम लगातार उस पर परिवर्तन अभियान जारी कर रहे हैं। और परिवर्तन अभियानों का फ़ायदा भी हमें हुआ है कि हमारी सेल भी सरप्लस आई है। और साथ ही साथ हम कुछ अवेयरनेस कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को लेकर है, जो हमारी कच्ची शराब या अन्य मदिरा है जो जनहानि कर सकती है उनको भी, उनकी रोकथाम के लिए भी हम काफ़ी प्रयास विभाग कर रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।